पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए नए नए प्रत्याशियों की भागदौड़ चालू हो गया है। और हम आपको बता दें कि जो 5 साल तक ना प्रधान दिखाई देने वाले और जो इस समय कुछ ऐसे नए कैंडिडेट उभर कर आए हुए हैं, कहते हैं भोजपुरी में बरसाती मेढक की तरह से, वो भी लोगों की सुख दुख को जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, हकीकत ये बात है कि पूरे प्रदेश क्या देश में भी ग्राम प्रधान जो लोग हैं ना, 98% सिर्फ भैया काम नहीं करते हैं और अपने जेबे को भरते हैं, लेकिन कुछ उसमें से 2% ऐसे भी जो नज़ीर के तौर पर पेश और एक मिसाल बनाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला दोस्तों है। हम बात कर रहे हैं यूपी के गाजीपुर ज़िले के गौसपुर बुजुर्गा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब से, और उनसे जानेंगे यहाँ के विकास कार्यों के बारे में। जिस प्रकार से हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने किस प्रकार इंटरलॉकिंग और सीसी रोड के साथ साथ अंडरग्राउंड नाली का और स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, जो कि कहा जाए, और सारे प्रधान जो जिस प्रकार से दुखड़ा रोते हैं कि सरकार बजट नहीं देती है, पैसा नहीं देता है, कमीशन देना पड़ता है, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर साहब ने कैसे अपने ग्राम सभा का विकास किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप जो इतना लोगों के सुख दुख के बारे में इस तरह से कैसे, एक डॉक्टरी आपका जो पेशा है, और लोग जो बोलते हैं आज के बारे में, जैसे प्रधान लोग भी बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि बजट नहीं, कुछ इसके बारे में बताएं, कैसे आप इन सब चीज़ों को झेल कर करते हैं? बहुत संघर्ष करना पड़ता है इसमें। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है जी, चाहे कोई प्रोफेशन हो जीवन में आदमी का, जी, कृषि का क्षेत्र हो, श्रम का क्षेत्र हो, जी, टेक्नोलॉजी हो, कहीं भी आप रहो, अगर आपके अंदर नियत साफ है जी, और आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जी, तो निश्चित तौर पे आप जहाँ रहोगे सफल रहोगे, वो कार्य आपका होकर रहेगा। अगर इनका अभाव है तो सारे संसाधन की उपलब्धता के बाद भी जनहित का कोई काम आप नहीं कर सकते। जहाँ हमारी ग्राम पंचायत का सवाल है जी, तो ये अतिशक्ति भी नहीं है, वो चीज़ है वाहिनी की तरह है कि हमने ये अध्ययन किया कि पानी और रास्ते एक साथ नहीं चल सकते। पानी जल निकासी क्या जब तक समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक रास्तों का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले मैंने पूरे गांव की ड्राइंग किया और पूरा ड्रेनेज सिस्टम एक डेवलप किया बना, और ड्रेनेज सिस्टम जगह जगह चैम्बर्स बनवाए, और एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की इतनी दूरी रखी गई कि कभी वो चोकिंग करे तो आसानी से उसके चोक को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। और वाटर लॉगिंग का सिस्टम मैंने यहाँ से, जो बहुत दिक्कतें थी, बहुत दिक्कत थी, और हर घर को मैंने अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज बनाए हैं उसके जोड़ दिया। किसी के आंगन में, घरों में भी पानी नहीं है, और रास्तों में तो सवाल ही नहीं है। कहीं भी आप जाओ, हमारे मजरों में मैंने उस पर सीसी रोड बनवाई, रबर बैंड इंटरलॉकिंग है, आपका पिच रोडें भी बनवाई हैं जी, लंबे जो मजरों की दूरी है, डिस्टेंस है, जहाँ 500, 700, 800 मीटर की दूरी है, वहाँ मैंने उसको बनवाया है। और साथ ही तो जैसे व्यक्ति जीवित है तो मरेगा भी, तो हमारे यहाँ जो मृत लोक है, जहाँ हम जीवन जीते हैं, तो जीवन के बाद वाला जो जीवन है जहाँ, तो उसको भी, उसके लिए भी कुछ हम करते हैं। हमने यह अध्ययन किया कि जब लोग मरते हैं और श्राद्ध होता है,
जब हम घंट बांधते हैं और श्राद्ध के लिए मुंडन करते हैं तो उसमें पुरुष तो स्नान करते ही है, महिलाएं भी स्नान करती हैं जी। तो मैंने एक बार देखा कि औरतें साड़ी का घेरा बना के अपने कपड़ों को बदल लेंगे, नदी के किनारे पे नहा रही हैं। जब मैं गया था एक लोगों को एक घटना घटी थी, मृत्यु हुई थी, तो मैं उसमें अपनी संवेदना व्यक्त करने गया था। तो मैं चला गया घाट पे, जी। तो मैंने ये देखा तो मुझे ये चीज़ बड़ी स्टॉक करती थी। तो मैंने पहले नदी के किनारे मैंने महिलाओं के लिए स्नान गृह बनवाया जी। और गांव में जहाँ भी श्राद्ध स्थल है, श्राद्ध स्थल के उसको मैंने श्राद्ध स्थल का नाम दिया जी। और महिलाओं के लिए मैंने स्नान गृह का निर्माण कराया। जी। मैंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ जो मार्केट है जी। तो दूर दराज से महिलाएं, बच्चे, वृद्ध आते हैं, तो ऑटो पकड़ना है या बस उनको पकड़ना है या यात्रा के लिए साधन पकड़ना है। जी। तो मुझे लगा कि इनको यार बैठने के लिए, इनको सड़क पे दिक्कत होती है किसी की दुकान पे जाके बैठना, तो इसको मैंने अध्ययन किया। तो मैंने एक विश्रामालय के नाम से एक निर्माण हमारा हो रहा है और आशा है कि एक आध महीने में वो पूरा हो जाएगा। तो सवाल इसका है कि आप सचेत कितना है जी। और आप जन समस्याओं के बारे में आपका अध्ययन क्या है। तो जब अध्ययन करें, उसकी गहराइयों में जाएं, संसाधन जुटाएं और ईमानदारी से उसका निराकरण करें। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर प्रधान ईमानदार हो जाए जी, मूल विषय इस तो 70% भारत की जनता गांव में रहती है। जी। अगर प्रधान ईमानदार हो जाएगा जी। तो मेरा ये दावा है कि 70% विकास तो सुनिश्चित हो जाएगा, जो विकास कार्य ग्राम पंचायतों से लगे हुए। देखिए, प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि अगर प्रधान जो 70% जो है प्रधान अगर ईमानदार हो जाएं तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। और सर ने बहुत बड़ी बात कहा है और मैं इनसे जानकारी लूँगा इस विषय पर। सर ये चीज़ बताएं, जैसे आपने अपने गांव को इतना खूबसूरत सजाया हुआ है, चाहे इंटरलॉकिंग का, सीसी रोड का और अंडरग्राउंड जो नाली का है, इसके लिए क्या सरकार जो है यहाँ का प्रशासन जो उसका रोड मैप तैयार करती है बनाने के लिए? नहीं कुछ भी हाँ, ये सब कैसे किस तरह से? नहीं इसको तो देखिए आप, नहीं उसमें सारा दोष प्रधानों को ही हम नहीं देंगे जी। प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन जी, वो ये समझता है कि जैसे ये जो संस्थाएं हैं जी, ये हमारे व्यक्तिगत आरामगाह है जी, ये। हाँ, और उसमें जो करप्शन है इसमें पंचायतों में जी, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें एक नेटवर्किंग काम करती है। इवन मेरी पंचायत उससे इतर है जी, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ जी, तो मैं ये देखता हूँ प्रधानों की पीड़ाएँ भी बहुत हैं, जी, जैसे उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ सकती हाँ, और उसमें स्टॉक पैदा किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो कंस्ट्रक्टिव व्यू होना चाहिए, जी, प्रशासनिक जो जिम्मेवारी होना चाहिए जी, कि पंचायतों को काम को सर्वोपरि उसको आगे बढ़ाने का काम, या जो पंचायत के निर्माण कार्यों के संरक्षिता की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वो निर्वहन नहीं करते हैं। चाहे पंचायत विभाग हो, चाहे विकास विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, कोई अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है। एक रूटीन सिस्टम में बस चल रहा है। कोई स्ट्रोक अगर आ गया तो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लेने वाला नहीं। ये अवरोध है बहुत बड़ा जी, विकास कार्यों में। जैसे आप उदाहरण में ले लीजिए, अगर राजस्व विभाग जी, सचेत हो तो 1 इंच भी ग्राम पंचायत की जो भूमि है, सार्वजनिक हित के लिए आरक्षित जो भूमि है, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। आज बेचारा प्रधान भी परेशान है, ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट है, निर्माण का कार्य धरती पर होगा, धरती खाली नहीं है। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं
बाहुबली जी। है, गांव का जो सबसे ताकतवर आदमी होगा वो इस पर इंक्रीजमेंट किया हुआ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है वही इंक्रीजमेंट किया हुआ है, वो अपने वोट की गणित सेट करता है ग्राम प्रधान। इसलिए जो डेवलपमेंट्स के काम है ना, जैसे आप चक मार्गों को ले लीजिए, जी। चकों की नालियों का है, हर सेक्टर हमारा नालियों से जुड़ा हुआ है। मनरेगा इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है कि सारे का सारा काम हम कर सकते हैं उससे, लेकिन है नहीं। इसमें राजस्व विभाग की तो भूमिका सबसे निंदनीय है, जो कभी नहीं, वो लेखपाल भी नहीं कोई काम करता उसमें। जी। तो प्रधान भी बेचारा वो भी परेशानी है। हाँ, जब चारों ओर से जब ऊपर से है सिस्टम में, तो वो भी उसी में लग जाता है खेल है तो उसको विवश किया जाता है। जो प्रधान मान लीजिए थोड़ा सा काम करना भी चाहता है, हाँ, तो उसके आगे इतने हिडन स्टॉक पैदा कर देते कि हमारी तो बहू है ग्राम प्रधान जी। यहाँ की महिला सीट थी, तो मेरे नाम पर ये चुनाव लड़ी, जी। तो वो ग्राम प्रधान है, लेकिन एक घर का संरक्षक होने के नाते मैं अपनी छवि को, कि मेरी छवि न धूमिल हो जाए, वोट तो मेरे नाम पे मिला हुआ जी। है, जी। तो इसलिए मैं इसकी देखभाल उसके प्रतिनिधि के रूप में करता हूँ। जी। तो मुझे ये अध्ययन है कि बहुत ही स्टॉक हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है, और मेरा स्तर ग्राम प्रधानी का तो लेकिन फिर भी गांव की इसी बहाने सेवा हो जाए, लोगों की सेवा हो जाए, जी। अच्छी बात है। चुनाव लड़ना, लोगों का जी। मैदान में आना, ये बुरी बात नहीं है, जी। लेकिन इसके पहले कि चुनाव मैदान में जाए, अपने स्तर का मूल्यांकन करके जाना चाहिए। ये खेल और तमाशा नहीं है, तो एविडेंस पैदा होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस ग्राम पंचायत में कि कौन लड़ेगा, तो निर्णय जनता ही करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप लोगों की सेवा बहुत काफ़ी करते हैं, वनवासी लोगों के बारे में भी आपने मतलब उन लोगों का देख रेख करते हैं, ये सब जिम्मेदारी जो है, इतना निर्वहन आप कैसे कर लेते हैं? ये मेरी उम्र 66 साल हो गई जी। सर्विस में होता तो रिटायर हो जाता, प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ जी। तो मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से 77 में जी। मैंने पहला बैच हमारा था यूनिवर्सिटी से, तो मैंने BMS का होम्योपैथी से डिप्लोमा किया था जी। और मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने अध्ययन किया जी। कि समाज में शारीरिक बीमारियों के साथ साथ सामाजिक बड़ी बीमारी है। जी। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक बीमारियों के लिए भी उनका इलाज किया जाए। तो उसमें हमने ये देखा कि सबसे आखिरी पायदान पे हमारे यहाँ वनवासी समाज खड़ा है, जी। जिसको मुसहर कहते हैं। जी। तो मैं इनकी बस्तियों में चिकित्सा करने जाता था, जी। तो बिल्कुल आप समझो कि मैं एक सेवा के भाव से जाता था। मुझे इनसे कोई पैसा नहीं था, इनके पास संसाधन इनके पास नहीं, तो मैं बिल्कुल ये जाता था कि मैं सेवा के भाव से। तो मैंने इनका एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, उत्तर प्रदेश आदिवासी वनवासी महासंघ के नाम से, और मैंने लड़ाई लड़ी इसकी। तो अभी हमारे शासन में जो बात पहुंची, तो अभी वनवासियों में आवास और उनका आबादी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जी। काम डाइवर्टेशन हुआ। जो दूसरे अनुसूचित जाति को पैसे जा रहे थे आवास हाउस के लिए, जी। उसको यूपी गवर्नमेंट ने डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करके जहाँ पे वनवासियों की बस्ती है उनका डेवलपमेंट किया, वो काम हुआ भी, हो भी रहा है। तो इसमें हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है। आदिवासी वनवासी, उत्तर प्रदेश आदिवासी वनवासी महासंघ के बैनर के नीचे जो है, तो मैं इस संगठन का संरक्षक भी हूँ। ये हालांकि अनरजिस्टर्ड संस्था है। चलिए डॉक्टर साहब, सारी सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो आपने जितना लड़ाई लड़ा, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस प्रकार से आपने लोगों की सेवा किया और जिस प्रकार से आपने बताया, और हमने हकीकत मैं देखा हूँ, तस्वीरें भी यहाँ की बयां कर रही है। एक मिनट, जो ग्राम सभा में विकास कार्य हुआ है, तो आपके ज़िंदगी में, जैसे आपने एक बात कहा था कि भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना ऊपर कमीशन दिए हुए
लिए दिए काम नहीं होता, अन्य लोगों, प्रधान लोगों को भी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो क्या आपके ज़िंदगी में इस तरह की कभी घटनाएं हुई थी क्या? देखिए, मैं तो अब आप नहीं, संघर्ष, देखिए मेरे संघर्ष में तो इतनी श्री हो गया जी कि मैं आपके सामने जीवित हूँ। 23 मई 11 को जी मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ जी और किंचित ही कोई असेसमेंट नहीं कर पा रहा था कि मैं पुनः मुझे जीवन की प्राप्ति होगी, लेकिन दैव है, जी दैव योग के ये, उसकी कृपा के ये जी कि मैं आज आपके सामने हूँ। जी और लोग ये कहते हैं कि ये औषधि के बल पर नहीं है, ये लोगों की दुआओं के बल पर है। जी तो जब करप्शन की लड़ाई आप लड़ने जाओगे ना, जी तो दिक्कतें बहुत हैं। बेचारे बहुत लोग बैक फुट होते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं तो गोली खा के भी जिंदा हूँ, आज भी लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। लेकिन मैं तो ये मान लिया कि करप्शन तो रहेगा इस धरती पर जब तक मानव भ्रष्टाचार रहेगा। जड़ इसकी जाने वाली नहीं, इसलिए नहीं जाएगी ना जी कि इसको जाने देना नहीं चाहते। और जो सिस्टम डेवलप किया जाता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी मनरेगा एक बड़ी योजना जी। है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जी बहुत ज़बरदस्त योजना है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जी अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें आप, जी तो दो चीज़ें हल हो जाती हैं। एक तो भूखमरी हल होती है जी और दूसरी तरफ हमारे विकास का सृजन होता है, दोनों। लेकिन अगर इसके अंदर चले जाइए, आप जितनी गहराई में जाइएगा, आपको इतना बड़ा करप्शन मिलेगा कि उसका असेसमेंट भी आप नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी गाजीपुर जनपद को ले लीजिए, जी और आप पत्रकार होने के नाते, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, जी तो आप ज़रा सर्च कीजिए इसको कि 2019-20 वित्तीय वर्ष जो है आपका 2019-20 के वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना से कितना वृक्षारोपण के, कितने प्लांटेशन किए गए, कितने वृक्ष लगाए गए, कितना पौधारोपण हुआ। उन पौधारोपण के लिए कंपोस्ट की खाद की खरीदारी हो गई जी और मेरा अंदाज है कि 11 ब्लॉकों में खरीदारी हुई जी और सारी की सारी खरीदारी ऑन पेपर हुई है। एक ग्राम पंचायत में 18,000 एबव पैसा पेमेंट किया गया। जी कहाँ चला गया पैसा? और लखनऊ की एक फर्म को पेमेंट किया जा रहा है, वहाँ से खाद मंगाई जाती है कंपोस्ट की, और गाजीपुर के ग्राम पंचायतों में ऑन रिकॉर्ड कागजों पर उसका वितरण हो रहा है, खोज नहीं सकते। अभी आप देख लो, मेरे अंदर है 18-19 का पैसा हुआ। एजुकेशन में ले लो आप, 400% विद्यालयों का गाजीपुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों के लिए पैसा स्कूलों को आ गया, बच्चों के फर्नीचर को खरीदे जाने के लिए। 3 साल, तीसरा वित्तीय वर्ष होने जा रहे हैं, 3 साल गुजर गया और 3 साल तक उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं है, कमीशन खाने के चक्कर में। मैं पूछता हूँ भाई, क्या कारण है कि आप आज तक उसकी फर्नीचर का उसको आपने परचेज नहीं किया? इसके पीछे लॉजिक क्या है? कौन सी लॉजिक है? कोई विद्यालय आप देख लो, फायर प्रोटेक्शन के आज इंस्ट्रूमेंट आज कहाँ चले गए? कहाँ है वो? कहाँ बच्चे सुरक्षित है? तो जब आप जाओगे अंदर, आप देखोगे अंदर, अब किसी ग्राम पंचायत में 0 पर जा रहा है मामला जी, आप वहाँ जबरदस्ती मनरेगा काम पैदा करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है, इसने ऊपर से कुछ इस तरह भी यह सिस्टम पैदा कर दिया
कभी कभी तो दिमाग पागल हो जाता है भाई, यार क्या हो रहा है यार, क्या सिस्टम डेवलप कर रहे हो आप। अभी अभी एक योजना आ गई है पंचायतों के लिए, जबरदस्ती सामुदायिक शौचालय का निर्माण आप कराएंगे। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। हम ग्रामवासी हैं, हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक सिस्टम है। हमारे आज भी औरत और मर्द के बीच में एक लिहाज है, एक दीवार कायम है उनके अंदर लोक लज्जा की। आप एक कैंपस बनाते हो, कहते भाई 6 सीटर आपको सामुदायिक शौचालय बनाने, एक तरफ 3 फीट की 2.5 फीट की गैलरी होगी, एक तरफ औरत जाएगी, एक तरफ मर्द जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपको विश्वास कर सकते हैं ये गांव में संभव है? नहीं है, नहीं संभव। और 6 से 7 लाख मैंने बनवाया था जी। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, राधे श्याम कोरी जी, अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री हुआ करते थे। वो 95 राजनाथ सिंह जी के सरकार के साथ वो मंत्री हुआ करते थे। उस जमाने में मैंने अपनी ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनवाया था और अनयूटिलाइज करके वो बेकार हो गया। सरकार का पैसा बेकार चला गया। सरकार का पैसा बेकार जाने का मतलब जनता का पैसा बेकार चला गया। और मुझे बहुत आत्मग्लानि थी कि यार हमें ये काम नहीं करना था, इससे तो हमारे जनता का पैसा बर्बाद हो गया। आज हर गांव में ये स्थिति ज़बरदस्ती खोज के बनाया जा रहा है। और मैं बता रहा हूँ ये सारे जो किया जा रहा है, आप 1 साल के बाद, ज़्यादा नहीं 1 साल के बाद पत्रकार की हैसियत से उन सारी ग्राम पंचायतों का भ्रमण करके आप देख लीजिएगा कि जो पैसों का यहाँ लगाया जा रहा है उसका उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ एक एक पैसे का मूल्य है जी। और उसका सदुपयोग होना चाहिए। आप उदाहरण में ले लिए, अभी जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय का निर्माण 12,000 में कौन सा शौचालय का निर्माण हुआ, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार आपने किया है जी। और 12,000 के अंदर कौन सा निर्माण आप कर लोगे? सिर्फ क्या किया है कि ऊपर जो लोग बैठे हैं ना जी, एक ड्राइंग कर दिया और नीचे उसको थोप दिया। अगर इनमें मैं कहता हूँ कि अगर आप 30% बनाए होते और गुणवत्ता के अनुसार उसके जो लागत आती 25 से 30,000 की लागत में अगर बनाते तो उसका उपयोग हो सकता था। आज जो निर्माण का जितने ODF हुए जी, उसके अगेंस्ट आज जाइए आप सर्वे करने तो 40% तो 1 साल के बाद लगे और साल बीतेगा तो 40% और ख़त्म हो जाएगा। 1 साल बीतेगा तो धरती से सब खत्म हो जाएगा। वही बचेंगे जिन लोगों ने अपनी सहभागिता करके जो निर्माण कार्य कराया होगा शौचालय का जी, उनके ही बचेंगे, बाकी सारे के सारे खत्म हो चुके। तो पैसे का तो दुरुपयोग हो गया। वर्ल्ड बैंक का पैसा था हमारे पास, उतना देश तो कर्जदार हो गया पैसे का। भरना तो वही हम ही आपको भरना है। तो जो पॉलिसी बनती है, देखिए गांधी का जो है सपना कि पंचायतें निर्णय लेके अपने विकास की योजना स्वतः बनाए, तो यह तो स्वतः है नहीं। यहाँ तो ये कि ये जो है टायर्ड योजना है और ये अनटायर्ड है। इसी में आप बैठक करो, ये तो मतलब गांधी की पंचायत नहीं रहेगी। तो उनमें गांधी की सोच है ये। हमारा गांव निर्णय, गांव के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके पास जो संसाधन उपलब्ध है उस पर निर्णय लेके कार्य योजना बनाते हैं, अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, उसके अनुसार मंशा उनके हिसाब से काम होता है, तो गांव समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। धन्यवाद। देखिए प्रधान जी ने कितनी बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि कैसे एक प्रधान के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हकीकत क्या समस्याएं आती हैं और उन काले चिट्ठों को भी आप लोगों के सामने खोल करके रख दिया कि कैसे किस प्रकार से काम कराने में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका राजा ओझा, राज 24 न्यूज़ में धन्यवाद।